कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं राम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटीआई में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफॉर्मर में अपन ने एक लेक्चर को डिस्कस कर लिया था जिसमें मैंने ट्रांसफॉर्मर का ओवरऑल व्यू बताया था, आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में कोर किसकी बनी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन में कोर किसकी बनी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वाले ट्रांसफॉर्मर की कोर किसकी बनी होती है। ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन देखेंगे बेटा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर कैसे कार्य करता है। अपन ने ट्रांसफॉर्मर की कोर को डिजाइन कर दिया था, उस पे वाइंडिंग लगा दी थी। दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं होती, दूर दूर होती है, पर मैग्नेटिकली कपल्ड थी, है ना। तो बेटा आज अपन इन्हीं से आगे स्टेप में बढ़ेंगे। आज अपना जो सेकंड वीडियो है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आईटीआई वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी बेटा ट्रांसफॉर्मर को पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डाटा मैं लिखवा रहा हूं वो आपके कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेटा आप मेरे साथ बने रहें। अपन करते हैं स्टार्ट आज ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो बेटा हेडिंग डालिए आप, ट्रांसफॉर्मर वर्किंग प्रिंसिपल। बेटा वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूं जो आपको दिमाग में रखनी है। वर्किंग प्रिंसिपल कब समझ में आएगा? जब आपको दो तीन बातें पता होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपको याद क्या रखना वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले। एक तो याद रखना कि अपने पास एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, विद्युत सर्किट होता है, जानते हो। एक होगा मैग्नेटिक सर्किट। क्या होगा? मैग्नेटिक सर्किट। अगर हिंदी में बात करूं बेटा, एक तो विद्युत परिपथ होता है, दूसरा आपका चुंबकीय परिपथ होता है। हिंदी में लिख देते हैं बेटा, क्योंकि यहां पर सारे बच्चे आपके हिंदी के जुड़ते हैं अपने साथ। तो यह हो गया विद्युत परिपथ। बेटा थोड़ी हिंदी कमजोर है तो इसको सही करके लिख लें। और एक होता है चुंबकीय परिपथ। अब बेटा आपको दिमाग में रखना है विद्युत परिपथ होता है, एक आपका चुंबकीय परिपथ होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए ना, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आज आपको मैं बताऊंगा ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, किस पे नहीं करता, कैसे काम करेगा, कैसे आपका फ्लक्स जनरेट होगा, कैसे एमएफ बनेगा, कैसे आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, कैसे आपका सेल्फ इंडक्शन होता है। सभी डिटेल से देखने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना बस बेटा, मेरे साथ बने रहना। अभी अपने को एक जनरल चीज याद रखना है कि दो सर्किट अपने पास है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने वोल्टेज को जानते हो, जैसे आपका वोल्टेज होता है ना, जैसे आपका वोल्टेज होता है, उसी प्रकार आपका चुंबकीय सर्किट में या फिर मैग्नेटिक सर्किट की अगर मैं बात करूं तो बेटा उसमें मैं एमएमएफ बोलूंगा। क्या होता है? एमएमएफ। ये एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। इसको फुल फॉर्म लिख लीजिए। क्या होता है? मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है। ओके, मैं बात करूं बेटा, ध्यान रखना, जैसे अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होता है ना, उसी प्रकार आपका मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होगा। जैसे अपना विद्युत सर्किट में करंट होती है ना बेटा, करंट जिसे अपन आई के द्वारा दिखाते हैं, आवेश प्रवाह की दर, उसी प्रकार बेटा मैग्नेटिक सर्किट में बात करूं ना तो क्या होता है? फ्लक्स होता है, जिसे मैं फाई के द्वारा डिनोट करूंगा। मतलब फ्लक्स आपका धारा की तरह ही होता है, बस फ्लक्स चुंबकीय परिपथ में होता है, धारा इलेक्ट्रिक परिपथ में। एमएमएफ चुंबकीय परिपथ में होगा और वोल्टेज आपकी विद्युत परिपथ में होगी। अब मेरे को यूं बताओ, एक चीज और होती है, धारा के मान में बाधा होती है,
वो होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या होता है? धारा के मान में बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है, जिसे आर के द्वारा लिखते हैं, यूनिट ओम होती है। उसी प्रकार आपके अगर मैं मैग्नेटिक सर्किट की बात करूं तो मैग्नेटिक सर्किट में बेटा पता है क्या होता है? क्या होता है? रिलक्टेंस होता है। क्या होता है? रिलक्टेंस। हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम। क्या होता है? प्रतिष्ठम। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि बेटा किस किस प्रकार का होता है। चले, अब बेटा याद रखना, आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से आपकी बहुत सारी चीजें आने वाली है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जैसा आपका वोल्टेज होता है उस प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में एमएमएफ होगा, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट होती है मैग्नेटिक सर्किट में आपका फ्लक्स होगा। करंट के मान में बाधा क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। तो फ्लक्स के मान में बाधा क्या कहलाएगा? प्रतिष्ठम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिष्ठम कहलाएगा। मेरे को बताओ, यहां से आपको धारा निकालनी है, आई का मान निकालना है, करंट निकालनी है, कैसे निकालोगे? आप कहते हो सर वोल्टेज को डिवाइड कर दो रेजिस्टेंस से। इससे रेजिस्टेंस से, प्रतिरोध से आपको डिवाइड कर दो। ये लो बेटा, मैंने रेजिस्टेंस इसको डिवाइड कर दिया, तो धारा निकलेगी निकलेगी, आपको भी ये सब निकलेगी। बेटा मेरे को जैसे ये धारा निकाली है ना, वैसे मैं इसमें फ्लक्स निकाल सकता हूं, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे निकलेगा? आप कहोगे सर एमएमएफ में रिलक्टेंस एस का भाग दे दो, प्रतिष्ठम को एस के द्वारा करते हैं। हो गया बेटा। अगर ये बातें आपको दिमाग में होगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो? वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत समझ सकते हो। चलो अब यहां आगे अपन स्टार्ट करते हैं कि अब अपन देखते हैं, यहां तक आपका नोट हो गया, ये बात दिमाग में रखना बेटा। अब मैं लेके चलता हूं आपको वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर आपका काम कैसे करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको देखना है। पिछले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो बेटा उसको जरूर देख ले, क्योंकि मैंने उसमें बताया है आपको ट्रांसफार्मर की कोर बनाना। ये क्या होती है? आपकी एक ट्रांसफार्मर की कोर होती है। किसकी बनी होती है? तो याद रखना है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? कोर है सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। मैं कह दूं बेटा ये बनी हुई है सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। क्यों बनी होती है? स्टेरिसिस लॉसेस कम करने के लिए, बारीक बारीक पत्तियों को इंसुलेटेड करके बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एडी करंट धारा कम हो जाती है। ये बातें याद रखना, एग्जाम में पूछी गई है आपकी, कंपटीशन एग्जाम की अगर बात करूं। इस कोर के ऊपर आपको वाइंडिंग लपेटनी थी, और बेटा अपन ने कल इसमें वाइंडिंग लपेट भी दी थी कि मैंने कहा था ये लो बेटा इस पे कर दो वाइंडिंग। क्या कर दिया अपन ने? इस पे वाइंडिंग कर दी। ये लो मैंने इस पे वाइंडिंग कर दी। अब मैं पूछूं प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी कौन सी, तो आपको नहीं पता प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी कौन सी है ना। जिधर अपन लोड लगा देते हैं, मैंने माना मैंने इधर क्या लगा दिया? लोड लगा दिया। तो आपकी ये वाइंडिंग जो है ये कौन सी वाइंडिंग होगी? आप कहोगे सर ये हमारी है सेकेंडरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? सेकेंडरी वाइंडिंग। क्यों? जिधर लोड लग गया। इस पे बेटा मैंने क्या कर दिया? इसे एसी सप्लाई से जोड़ दिया। ये लो बेटा मेरे कोई एसी सप्लाई कैसे होती है? साइन वेव में होती है। मैंने इस एसी सप्लाई से मैंने इसको जोड़ दिया। तो ये कौन सी वाइंडिंग हो गई? आप कहोगे सर ये हो गई प्राइमरी वाइंडिंग, जो अपन ने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। आपको मैंने बोला था कि यहां पर आपके इस वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न है वो मैंने माना N1 है। मैंने लपेटे हैं तो अपने को याद है कि कितने लपेटे हैं? N टर्न लपेट दिए। सेकेंडरी पे मैंने जो टर्न लपेटे हैं वो मैंने N2 कह दिया कि सेकेंडरी पर नंबर ऑफ टर्न N2 हो गया। अब बेटा वर्किंग प्रिंसिपल चलते हैं, यहां तक तो अपन ने पहले भी पढ़ा था। अब मैं लेके चलता हूं आपको वर्किंग प्रिंसिपल में कि आपका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है ट्रांसफार्मर का। सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप धारा से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग को जैसे ही अपन सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहां से आपकी एक करंट फ्लो होगी। यहां से क्या होगी? आपकी एक
करंट फ्लो होगी, ये आई करंट क्या करेगी, ये I1 मानी बेटा मैंने, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग में जा रही है करंट, प्राइमरी वाइंडिंग में जा रही है तो क्या हो गई आपकी I1 हो गई। किस में जा रही है तो आप कहोगे सर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न में जा रही है, मतलब इन्हीं नंबर ऑफ टर्न में आपकी ये करंट जा रही है। यस या नो, आपको यस सर जा रही है, तो ये लो बेटा आपकी करंट जो है वो जा रही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग में करंट चली गई। तो अपने को एक बात याद रखना है कि जो एमएमएफ होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म लिखूं, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं तो कितना निकलेगा, इस करंट को इस नंबर ऑफ टर्न को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल गया, एमएमएफ आ गया। तो एमएमएफ निकालना आया कि नहीं आया, इस वाइंडिंग में आपका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स निकला कि नहीं निकला, आपको भी निकल गया सर। जब आपने बेटा ट्रांसफार्मर की कोर बनाई थी ना अपन ने कल, तो मैंने बोला था सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं, और ध्यान रखना लो रिलक्टेंस की भी बनाते हैं। कैसी बनाते हैं, लो रिलक्टेंस की बनाते हैं, मतलब लो रिलक्टेंस में नहीं बोले, कम प्रतिष्ठम की बनाते हैं। कम प्रतिष्ठम की बनाने का मतलब है इस कोर में आपका सबसे ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स दौड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स दौड़े कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में बाधा नहीं आए, इसीलिए इसको कम प्रतिष्ठम की बनाते हैं। अब मेरे को यूं बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया मेरे को निकालना है फ्लक्स, तो कैसे निकालूंगा, तो आप कहते हो सर आपने अभी अभी बताया कि एमएमएफ में रिलक्टेंस का भाग दे दो, प्रतिष्ठम का भाग दे दो, तो आपका फ्लक्स निकल जाएगा। अपन को पता है जो कोर है ये कम प्रतिष्ठम की है, मतलब आपका जो ये डाटा है ये कम है, तो आपका फ्लक्स ज्यादा होगा कि नहीं होगा, आपको भी यस सर होगा। मतलब अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में क्या पैदा हो गया, फ्लक्स पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, फ्लक्स पैदा हो गया। और बेटा ये याद रखना कि ये जो फ्लक्स होता है, ये जो आपका फ्लक्स है ये प्राइमरी वाइंडिंग से तो उत्पन्न हुआ है, पर ये कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है। ये फ्लक्स क्या कर रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से तो पैदा हुआ और ये सेकेंडरी वाइंडिंग से होता हुआ वापस इसमें आ गया, प्राइमरी वाइंडिंग में आ गया। यस या नो, आपका जब फ्लक्स पैदा हो गया तो मान लेना कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बैठ गया समझ में। कैसे फ्लक्स पैदा हुआ, आपका एमएमएफ क्या होता है, करंट और नंबर ऑफ टर्न को गुणा करोगे तो आपका एमएमएफ आ गया। अगर एमएमएफ को मैं अगर रिलक्टेंस से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास फ्लक्स पैदा हो गया। ये जो फ्लक्स पैदा हुआ है ये प्राइमरी से पैदा हुआ, कोर के माध्यम से सेकेंडरी में जा रहा है। इतनी बातें समझ में आई, यहां तक बेटा इसको नोट करो। आगे फिर बताता हूं कि जो आपका ये फ्लक्स पैदा हुआ है आपका कहां जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है, सेकेंडरी वाइंडिंग से वापस प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहा है। तो यहां से फेराडे आया, अपना जो इलेक्ट्रिकल का जनक है ना, अपने जो भगवान की बात करें तो वो है फेराडे। फेराडे ने एक बात बोली, फेराडे ने क्या बोला वो सुनना, उसका नियम क्या था, उसने क्या बोला था। तो यहां तक आपका नोट हो गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लेते रहे बेटा, साथ साथ में मैं साइड में इसीलिए हो रहा हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक हो गया जी साहब, फ्लक्स को पैदा कर लिया। अब देखो बेटा फेराडे क्या कहता है, अब सुनो फेराडे क्या कहता है। फेराडे कहता है कि जब कोई, यहां से लिखें, फेराडे के चुंबकीय प्रेरण नियम से अगर कोई चालक चुंबकीय फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक
ईएमएफ पैदा हो जाता है। क्या हो गया? अगर कोई फैराडे नियम क्या कहता है? फैराडे कहता है कि अगर कोई आपका चालक है, चालक अगर चुंबकीय फ्लक्स को काट गया तो उसमें एक ईएमएफ पैदा हो गया। अब सुनो बेटा, वो फैराडे का नियम है। ये चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न किया, ये देखो सेकेंडरी वाइंडिंग में आ रहा है, डैश डैश से दिखाई दे रहा है, कोर के माध्यम से आ रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग में आ रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न क्या कर रहे हैं? इस फ्लक्स को कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे? आप कहोगे सर कर रहा है, तो कर रहा है तो फैराडे का नियम लगेगा नहीं लगेगा? आप कहोगे लगेगा। तो जैसे ही आपका ये नंबर ऑफ टर्न जो N2 है, ये फ्लक्स को कट करते ही आपके यहां पर क्या पैदा हो जाएगा? एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसका नाम मैंने दे दिया E2 दे दिया। क्या दे दिया? E2 नाम दिया। ये फ्लक्स कैसे पैदा हुआ? तो आपको ये फ्लक्स दिमाग में रखना है कि सर ये फ्लक्स जो है, फ्लक्स क्या जो ईएमएफ पैदा हुआ है कैसे हुआ है? ये म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ है। इसको आपको विजुअलाइज नाउ यहां लिखता हूं, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। इसे हिंदी में बोले तो अन्योन्य प्रेरण के कारण। तो बेटा आपको याद रखना है, आपका जो टारगेट होता है ना, वो सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल पैदा करना होता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल किससे पैदा हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण पैदा हो रहा है। तो याद रखना कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो विद्युत वाहक बल पैदा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हुआ है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अपन को देखना होता है विद्युत वाहक किसमें पैदा हुआ है। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण है, तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करेगा वो किस पे करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन में कार्य करेगा। ये राइट हो गया। अभी बेटा आगे चलते हैं। आपको यूं कहते हैं कि ये जो फ्लक्स है ये वापस किसमें आ रहा है? आपको भी सर प्राइमरी में आ रहा है। प्राइमरी के देखो, पहले तो प्राइमरी के टर्न फ्लक्स को पैदा कर रहे थे, जी साहब फ्लक्स लेके आए बेचारे। बाद में ये फ्लक्स घूम के बेटा इन्हीं टर्नों में आ रहा है वापस। ये टर्न क्या कर रहे हैं? इसी फ्लक्स को क्या कर रहे हैं? कट कर रहे हैं। तो फैराडे का नियम वापस आ गया। तो यहाँ पर आपका E1 विद्युत वाहक पैदा होगा कि नहीं होगा? फैराडे के नियम से आपको यस सर। तो बेटा इसने खुद ने क्या किया? फ्लक्स को उत्पन्न किया, खुद ही फ्लक्स को काट रहा है, जिससे आपका EMF पैदा हो रहा है। तो ये कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। तो आपको एक बात याद रखनी है कि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है वो किसके कारण होता है? तो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ पैदा होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण या अन्योन्य प्रेरण के कारण आपका पैदा होता है। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया आपको? जल्दी से बेटा नोट करें, आगे चलते हैं। आगे मैं बताता हूं, ये तो फैराडे का नियम, फैराडे के नियम से आपका काम कर रहा है ना? तो आप यहां से एक बात लिख सकते हो, आप यहां से एक बात लिखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर कार्य करता है। जल्दी से बेटा इसको नोट करें। आगे दिखाता हूं आपको एक बात। देखो आपके क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा गया है, ध्यान से सुनना। आगे अपन देखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर की, तो वहां पर ये बात बहुत काम की है। कैसे? आपने यहां से कौन सी सप्लाई दी है? आपके लिए सर हमने कौन सी दी है? एसी सप्लाई दी है। कैसी सप्लाई दी है? एसी सप्लाई दी है। तो आपका जो करंट है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का है कि नहीं है? मतलब साइन वेव में चलेगा नहीं चलेगा? आपको भी चलेगा। जो फ्लक्स पैदा होगा ना वो साइन वेव क्वांटिटी का होगा। मतलब जो ये फ्लक्स पैदा हुआ है ना, ये फ्लक्स भी बेटा किस प्रकार का है? साइन वेव प्रकार का है। इस प्रकार का फ्लक्स पैदा होता है। ओके, तो ये नोट करके याद रखें। ये फ्लक्स तो इस प्रकार का है, लेकिन ये फ्लक्स कांस्टेंट होता है। ये फ्लक्स आपका कभी भी घट नहीं सकता। एक बार जितना बन गया ना उतना ही बना रहेगा, कम ज्यादा नहीं हो सकता, फिक्स रहता है। पर होता कैसे है? अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का होता है।
प्रत्यावर्ती धारा जैसा फ्लक्स उत्पन्न होता है। अगर प्रत्यावर्ती धारा दोगे तो प्रत्यावर्ती धारा जैसा फ्लक्स उत्पन्न होगा, पर ये इसका मान जो है वो नियत रहता है, बदलता नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसीलिए बेटा ट्रांसफार्मर को फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। तो यहां से नोट करके लिख दो बेटा, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। और नोट में क्या लिखोगे आप, एक्समर। बेटा एक्समर का मतलब होगा ट्रांसफार्मर, शॉर्ट फॉर्म में। ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज या फिर बेटा करंट के अनुसार पैदा होता है। मतलब आप कैसा दे रहे हो, यहां पर सप्लाई कैसे दे रहे हो, एसी दे रहे हो तो एसी नेचर का होगा, डीसी सप्लाई दोगे तो डीसी नेचर का होगा फ्लक्स। ओके, तो यहां से आपने लिख दिया कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न फ्लक्स सप्लाई वोल्टेज या करंट के अनुसार पैदा होता है। कि यहां से आपने किस प्रकार की क्वांटिटी दी है, ऐसे एसी दी है तो यूं चलेगी तो फ्लक्स भी यूं ही पैदा होगा। अगर आपने डीसी दी है तो स्टेट पैदा होगा, ठीक है ना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज आपको एक बात और याद रखनी है कि ट्रांसफार्मर में या एक्समर में फ्लक्स नियत रहता है, बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। नोट कर लेना इसको, हो गया। तो यहां तक तो आपको पता चला कि फ्लक्स का मान नियत है, फ्लक्स का मान आपका कभी बदलेगा नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आगे अपन देखते हैं कि साहब ट्रांसफार्मर अपना एसी पे तो काम कर गया, मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ पैदा करना ही अपना काम होता है। सेकेंडरी ईएमएफ पैदा हो गया तो ट्रांसफार्मर आपका काम कर गया। अब अपने को एक चीज देखनी है, यहां से अपने को ये देखना है कि अगर बेटा मैं आपसे यूं पूछूं कि ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है, सारे बच्चों ने रट रट के पढ़ रखा है एसी सप्लाई पे काम करता है, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है। मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एसी सप्लाई पर ही क्यों काम करता है, डीसी पे क्यों नहीं करता, या क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा। अब ट्रांसफार्मर के साथ क्या होने वाला है, जब अपन इसको डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो वो आप एक बार देखें, बिल्कुल सिंपल है बेटा, समझना है, रट्टा नहीं लगाना है। क्योंकि अगर मेरे साथ बने हुए हो तो बेटा चीजों को समझने की कोशिश करें, जितना मैं लिखवा रहा हूं आप उतना नोट कर लेना। बेटा कंपटीशन का कोई भी एग्जाम देना इन चीजों से बाहर नहीं आएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ट्रांसफार्मर एक टॉपिक मेरे साथ पढ़ना बेटा, आगे के टॉपिक की बात नहीं कर रहा मैं, एक टॉपिक मेरे साथ पढ़ लो बेटा, उसके बाद उसके टॉपिक के जितने आपके प्रीवियस ईयर जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो रखे हैं उनके क्वेश्चन करके देखना। आईटीआई तो बहुत कम लेवल करेगी, आईटीआई के एग्जाम तो बहुत कम लेवल का आता है, कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है ना, उसके एग्जाम के क्वेश्चन करके देखना, आपका हर एक क्वेश्चन आपसे होगा, ये मेरा चैलेंज है। चले आगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए अगर अपना सेकंड टास्क क्या है, ट्रांसफार्मर के अपने को वर्किंग प्रिंसिपल अपन ने देखा कि ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है, बिल्कुल पता चल गया। ट्रांसफार्मर एक फ्लक्स कांस्टेंट डिवाइस है, फ्लक्स को बदलता नहीं है, स्थिर रखता है। ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। अभी आप मेरे को एक बात बता दें कि मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ट्रांसफार्मर को अगर डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। चल लिखो बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो आप। मैंने बोला कि अगर एक्स मान को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो मैंने क्या किया है,
ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ना है। सुनना, रट्टा नहीं लगाना है ना। माना कि ये आपका ट्रांसफार्मर की कोर है, जानने लग गए आप तो बेटा सारी ट्रांसफार्मर की कोर है, सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, क्यों बनी होती है, सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, सब बातें आपको पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। इस पे दो वाइंडिंग लगा देते हैं। ये अपने पास प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मैं मान लेता हूं लोड कनेक्ट होगा, आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। आपने यहां से लोड कनेक्ट कर दिया, यहां से मैंने इसको डीसी सप्लाई दे दी, तो क्या होगा सुने। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा ध्यान से पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो या आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, या फिर आपकी आईटीआई हो चुकी है बेटा, अगर आपने डीसी अच्छे से नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, मैं जल्दी से डीसी सर्किट के क्वेश्चन या फर्स्ट ईयर की चीजें मैं दोबारा से पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आपकी इसी यूट्यूब चैनल पे। आप इस मेरे साथ बने रहें। अब चले मैं आगे चलता हूँ। अभी मेरे को बात सुनो, डीसी सप्लाई से इसको जोड़ा, नहीं पढ़ा कुछ भी छोड़ो। अब मेरे को ये बताओ, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसी को डीसी सप्लाई से जोड़ा है, सेकेंडरी को जोड़ा है क्या? आपको कि नहीं सर, ओनली प्राइमरी को जोड़ा है। तो प्राइमरी को अगर मैं डीसी सप्लाई से जोड़ा, मैंने कहा कि ये जो वाइंडिंग है मेरी, मैंने यहां पर बना ली इसको, कौन सी, ये वाली वाइंडिंग को मैंने यहां बना ली, और इसको मैं सप्लाई दे दी मैंने डीसी, ये डीसी वोल्टेज देखिए। अब बात सुनो बेटा, ये जो आपकी कोयल कुंडली बन रही है ना, इसे अपन बोलते हैं इंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। ये जो इंडक्टर होता है, हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं प्रेरक। प्रेरक होता है, क्या होता है? ये प्रेरक है। ये कुंडली जो है ना, ये वाइंडिंग है ना, ये एक प्रकार की आपकी क्या है? प्रेरक है, राइट। ये प्रेरक है कि नहीं है? आपको भी ऐसा कि कुंडली जो है हमारी ये प्रेरक है, बना दी बेटा ये कुंडली मैंने। इसे इंडक्टर कहते हैं। जैसे डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो बेटा इसमें धारा चलेगी नहीं चलेगी? आपको कहिए यस सर, किसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो धारा तो चलेगी, धारा चलेगी। तो मेरे को यूं बताओ, इस धारा के मान में जो बाधा उत्पन्न करता है इंडक्टर में कहलाता है, उसे नाम देते हैं एक्सएल। इंडक्टर में धारा के मान में बाधा क्या कहलाएगा? एक्सएल। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात, जिसका सूत्र होता है एक्सएल बराबर 2πfl। अब मेरे को ये बताओ, आपने तो डीसी सप्लाई से जोड़ा है, डीसी की आवृत्ति सारे बच्चे जानते हैं 0 हर्ट्ज होती है सर। तो बेटा मेरे को यूं बताओ, यहां से जो आपका एक्सएल आ रहा है ये कितना आ रहा है? तो आपको 2π × f का मान, फ्रीक्वेंसी का मान 0 × l, पूरी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई किया तो एक्सएल का मान आ गया 0। कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब आप अगर इस प्राइमरी वाइंडिंग को या इस प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी से कनेक्ट करते हो तो बेटा इसमें जो आपका एक्सएल की वैल्यू, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 हो जाएगा। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या भला? क्या चीज है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो ये याद रखना कि जो कुंडली होती है, कुंडली के मान में जो धारा के मान में बाधा उत्पन्न होती है वो कहलाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जब किसी भी परिपथ का प्रतिरोध 0 हो जाता है तो वो सर्किट शॉर्ट सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो बेटा इसका तो रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया तो ये कैसा कहलाएगा? शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा? तो आप कहोगे यस सर। तो यहां से लिख देना कि अगर एक्सनर की या एक्सनर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है तो प्राइमरी वाइंडिंग शॉर्ट
सर्किट या शॉर्ट परिपथ की तरह कार्य करती है। ओके, कैसा काम करेगी? शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगी। तो बेटा कोई भी चीज आपका कोई परिपथ शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें धारा का मान अनंत हो जाता है, बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होती है। बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो आपकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट एरो डाटा लिखते हैं, XL 0 होने के कारण बहुत ज्यादा धारा प्रवाहित होती है और एक्समर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। क्या हो जाएगा? आपकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो ट्रांसफार्मर की जल जाएगी। सेकेंडरी जलेगी क्या? सेकेंडरी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकेंडरी कभी नहीं जलेगी, प्राइमरी हो जाएगी आपकी जल अगर आपने ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो कि आपको डीसी सप्लाई देने से होगा क्या, क्योंकि ये बातें अगर आपको नॉलेज पता है, ये चीजों का पता है कि एक्सेल क्या होता है, तो आप इजी से निकाल सकते हो। रट्टा नहीं लगाना यार, आपको बेटा बहुत सारी चीजें लिंक करके बताऊंगा सब चीजों में से। ओके, चलते हैं आगे। आपने नोट कर लिया होगा। अभी देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप अगर क्वेश्चन देखना तो याद रख लेना। पहले तो ये नोट करके लिख दो, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता? क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है डीसी पर। तो हमेशा आपको ट्रांसफार्मर को एसी सप्लाई देनी है, डीसी सप्लाई नहीं देनी है। चलो आगे देखते हैं अपन, आगे थोड़ी सी बात और करते हैं अपन, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं या फिर पहले एक नोट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखें एक्स का मतलब है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा, क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति 0 होती है, जिस कारण एक्समर की प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस XL 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है और वाइंडिंग लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ की तरह कार्य करती है, जिससे एक्समर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। क्या हो जाती है? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो हमेशा ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई दोगे क्या? नहीं देनी, ठीक है ना। क्यों नहीं देनी? ये कारण है। आप लिखते हैं ट्रांसफार्मर में अगर किसी बच्चे को विजुअलाइज होने में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो मेरी वॉइस सुन के भी लिख सकता है। लिखें कि ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर नहीं। डीसी पर क्यों नहीं करता? क्योंकि डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, आवृत्ति 0 होती है, जिस कारण ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस मतलब एक्सएल प्रतिघात 0 होती है।
और वाइंडिंग लघु परिपथ की तरह कार्य करती है, जिससे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाए। ओके, नोट करें बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया तो अब अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो आज टॉपिक पढ़ाया है उससे आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो सिंपल से क्वेश्चन करवाता हूं आपको। पहला क्वेश्चन एग्जाम में भी आपके पूछे हुए क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, जो आपके जेबीएनएल में पूछे गए हैं, टेक्नीशियन हेल्पर में जो आती है ना आपके वैकेंसी, उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक्समर का मतलब ट्रांसफार्मर, एक्समर को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो, ऐसा क्वेश्चन था। ऑप्शन सुनना, सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन बी था आपका प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। ऑप्शन सी था एक्समर ट्रांसफार्मर पूरा जल जाएगा। और डी ऑप्शन था आपका एक्समर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके पास में ये क्वेश्चन है, आप जल्दी से बेटा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखो। अभी बताया है, हमेशा सप्लाई दी जाती है प्राइमरी वाइंडिंग में, डीसी देंगे प्राइमरी में, शॉर्ट सर्किट होगी प्राइमरी, तो जलेगी कौन सी, प्राइमरी वाइंडिंग। राइट आंसर है बी। कितने बच्चों का सही हुआ ये क्वेश्चन, आप मेरे को वीडियो के नीचे बेटा आपके चैट बॉक्स नाम का एक ऑप्शन आता है, उस पे जाके मेरे को इसका आंसर सेंड करना है कि सर पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर ये था, ये पहला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा सुनो, ट्रांसफार्मर में से सेकंड क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 4-5 क्वेश्चन करवाते हैं कि मैंने 2 लेक्चर में जितना ट्रांसफार्मर पढ़ाया उसके क्वेश्चन बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिल सकते, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, एक्समर का मतलब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी मतलब प्राथमिक, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध कितना होता है, आपको ऑप्शन करना है। अच्छा न्यू क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, देखें। 0 होता है, ऑप्शन बी अनंत होता है, ओम, ओम लिख दो बेटा, प्रतिरोध की इकाई ओम। सी 100 ओम होता है। डी इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा अभी मैंने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। अपने को पता है ये ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ये क्या है अपने ट्रांसफार्मर की कोर। इस ट्रांसफार्मर की कोर पर यहाँ पर क्या लगी है, वाइंडिंग, और यहाँ पर लगी है वाइंडिंग, लगी है नहीं लगी। वाइंडिंग भी कैसी है, इंसुलेटेड है, कोर भी कैसी है, इंसुलेटेड है। दोनों वाइंडिंग दूर दूर है, आपस में चिपकी हुई है क्या, नहीं। तो मतलब दोनों वाइंडिंगों के बीच में जो प्रतिरोध होता है
वो बहुत ज्यादा होता है, अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। अगर आप ध्यान से ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। इनके ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। जिस बच्चे का सही हुआ वो राइट आंसर नीचे बताते रहे कि सर हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए थे। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखें। 3 नंबर क्वेश्चन देखें। 3 नंबर क्वेश्चन, एक्स मार्क किसके मान को नहीं बदलता? जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। ऑप्शन ए किसको? वोल्टेज को। ऑप्शन बी करंट को। ऑप्शन सी पावर को। ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी को। और ऑप्शन ई जैविक नल के 5 ऑप्शन आते हैं, ध्यान रखना बेटा। 5वां ऑप्शन सी और डी दोनों बताओ जल्दी से। तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा मैंने नोट करके लिखवाया था आपको कल, अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले वीडियो में, कि ट्रांसफॉर्मर पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। किसको नहीं बदलता? पावर और फ्रीक्वेंसी को नहीं बदलता। मतलब आपका एक तो बेटा ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, तो दोनों सही है। मतलब आपका ई ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर राइट होगा ई ऑप्शन। कितने बच्चों का तीसरा क्वेश्चन सही हुआ है? जल्दी से इसको बेटा वीडियो देखते ही आप कमेंट जरूर करोगे और इन क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लेना। ओके, अब चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे और 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखें 4th नंबर क्वेश्चन क्या आता है। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। ऐसा आ जाए, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या फिर बेटा ये तो देखो सारे जानते हैं, म्यूचुअल रिडक्शन है ना। क्वेश्चन चेंज करते हैं, यूं लिखें और इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में मेरे को दोगे। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी मतलब प्राथमिक वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, मतलब बोले तो EMF, जिसे अपन E1 के द्वारा बताया था। E1 तो क्या क्वेश्चन था? ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न विद्युत वाहक बल EMF किस नियम से पैदा होता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे, मैं बेटा इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं बेटा एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो बेटा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बेटा और बच्चे भी देखें, सभी का फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।